आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी का हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात करी थी कि हम भारतीय इतिहास पर एक व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसकी जो पहली क्लास मैंने लेने को बोला था वो 15 अगस्त यानी आज के दिन बोला था। तो आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज की क्लास में इस व्याख्यान श्रृंखला का आज एक पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग मानव विकास और पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पाषाण काल को समझने के लिए मानव विकास को समझना जरूरी है, क्योंकि इसको पाषाण काल ही इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो मानव है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बहुतायत में किसका प्रयोग किया है? पाषाण का या पत्थरों का, ठीक है। तो हम लोग पहले मानव विकास के क्रम को देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कब और कहाँ से हुई, किससे हुई, ठीक है। तो पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको स्रोतों के आधार पर काल विभाजन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम लोग जिस मानव विकास के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि जिस समय के मानव के विकास की बात हम लोग करेंगे उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है और हम पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, ठीक है, मानव विकास के क्रम को देखने के लिए। तो जैसे आज मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने स्रोत के आधार पर इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांटा था। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें कि हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत हैं उस समय के इतिहास को जानने के लिए। आदि इतिहास काल, इसमें भी हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर हैं उस कालखंड की जानकारी के लिए, लेकिन इस समय के मानव को लिपि का ज्ञान हो चुका है। और ऐतिहासिक काल, आप इसको आज के समय को देख सकते हैं जब हम साहित्य और पुरातत्व दोनों के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और मानव विकास के क्रम को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मोस्टली जो सिलेबस हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे सीयूईटी पीजी के हों, वो पाषाण काल से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मानव विकास छिपा हुआ है कि मानव विकास का इतिहास भी हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि पाषाण का प्रयोग मानव ने किया, ठीक है। तो आप लोग चूंकि यूजी की पढ़ाई कर चुके हैं तो आप लोगों को इतना पता ही होगा कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो बंदरों से मानी जाती है। तो कहा जाता है कि अफ्रीका में एक बानरों की प्रजाति रहती थी, प्राइमेट, उसी से विकास होते होते आज के मानव की उत्पत्ति हुई। तो मानव उत्पत्ति का जो प्रथम चरण है वो प्राइमेट बानर से संबंधित है, जो कि आपका 360 लाख वर्ष पहले है धरती पे। इसी से एक इसकी उपजाति उत्पन्न होती है जिसको हम लोग होमिनाइड कहते हैं। होमिनाइड मानव विकास के क्रम में एक मील का पत्थर था। ये पहला बानर था जो अपने दोनों पैरों पर चलना सीखा। सीधा होकर चलना नहीं सीखा, लेकिन इसने 2 पैरों पर चलना सीखा, ठीक है। और सबसे प्राचीन होमिनाइड जिसकी हमको अस्थियां मिली हुई हैं या अवशेष मिले हुए हैं उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका एक शाब्दिक अर्थ है दक्षिण बानर। बहुत लोग इसका तारतम्य जो है कहाँ से स्थापित कर लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त हुआ होगा, इसको इसलिए हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तो जो होमिनाइड थे इन्हीं से आगे चलकर होमो प्रजाति का विकास होता है, जिसमें कई सारी होमो प्रजातियां हैं। जिसमें जो पहली होमो प्रजाति है जिसको हम लोग होमो इरेक्टस कहते हैं, इसको राम पिथेकेंथ्रोपस भी कहा जाता है, ठीक है। इसी की उपजाति है होमो इरेक्टस की। अब होमो इरेक्टस को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रथम मानव है जो अफ्रीका से बाहर गए, ठीक है, और पूरे एशिया और यूरोप में फैल गए।
इन्होंने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया। ठीक है, सॉरी मैं एक जगह चूक गया। इसके पहले भी एक मानव आता है जिसका नाम है होमो हैबिलस, जो बस केवल इसलिए फेमस है क्योंकि वो प्रथम औजार निर्माता मानव था। ठीक है, औजार का निर्माण करने वाला, पाषाण उपकरणों का हथियार के रूप में प्रयोग करने वाला प्रथम मानव कौन था? वो होमो हैबिलस था। उसके बाद ये आता है होमो इरेक्टस, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया अग्नि का प्रयोग करने वाले पहले होमो इरेक्टस है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो अग्नि का प्रयोग है या अग्नि की जो खोज है वो मानव ने पूरा निम्न पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था, लेकिन इसका जो नियमित प्रयोग है वो मानव ने नव पाषाण काल में प्रारंभ किया। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में और नव पाषाण काल के प्रारंभ में अग्नि का नियमित प्रयोग करना प्रारंभ किया। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद आद्य होमो सैपियंस मानव का उदय होता है, जो प्रथम चिंतनशील मानव है। ठीक है, ये अभी जो वर्तमान होमो सेपियंस प्रजाति है वो नहीं, इसको हम लोग आद्य होमो सेपियंस कह सकते हैं, जो चिंतनशील मानव थे। और इसके बाद जो प्रजाति आती है होमो की, उसका नाम है होमो निएंडरथल। अब होमो निएंडरथल के बारे में बस इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह प्रथम प्रजाति थी जिसने समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की, मतलब शव को दफनाने की या जलाने की, जो भी उस समय की प्रथा रहा हो, सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? तो होमो निएंडरथल मानव। ठीक है, अब जो इसके बाद प्रजाति आती है होमो सेपियंस, जो वर्तमान प्रजाति है, वो 30,000 वर्ष पहले आई है। ठीक है, अब होमो सैपियंस, अब इससे सवाल आते हैं कि मतलब जो वर्तमान जो मानव प्रजाति है वो किससे उत्पन्न हुई? तो होमो सेपियंस। ठीक है, हमारे पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस है। ठीक है, और होमो सेपियंस शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया है वो कार्लियस लिनियस ने किया है। ठीक है, कहीं कहीं कार्ल लिनियस भी लिखा होता है। ठीक है, अब जो होमो सेपियंस है उनकी विशेषता क्या है? जो वर्तमान मानव प्रजाति है, ये उभरी हुई ठोड़ी है इनका, ठोड़ी। ठीक है, और खोपड़ी का जो पश्च भाग है वो गोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ तक था मानव विकास का क्रम, कि मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे वो दो पैरों पे खड़ा होना सीखा, फिर कैसे होमो इरेक्टस प्रजाति पूर्णतया सीधे होकर चलना सीखी, फिर कैसे होमो सेपियंस का आगमन हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो जो पाषाण काल का भारत में समय है वो 25 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, और पाषाण काल के विभाजन को लेके भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका काल विभाजन किया है। कुछ लोगों ने पाषाण युग, कांस्य युग और ल युग में पाषाण काल का विभाजन किया है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग वर्तमान विभाजन देखते हैं पाषाण काल का, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का विभाजन है वो जो सर्वप्रथम हम लोग को देखने को मिलता है, ये जॉन लुबाक की एक किताब है जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स के नाम से जानते हैं। उसमें 1865 में सबसे पहले जो पाषाण काल का विभाजन था वो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया गया। ठीक है, और अब इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्दों का प्रयोग कर सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक ने किया। ठीक है, इसके बाद जो इन तीनों का एक साथ उल्लेख मिलता है काल विभाजन के रूप में, तो 1961 में कामसन और ब्रैडवुड की एक किताब है जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजन किया गया है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल शब्द और नव पाषाण शब्द आए, उसके बाद आया आपका मध्य पाषाण। ठीक है, तो पाषाण काल का
जो हम लोग विभाजन पढ़ते हैं परंपरागत, वो 3 भागों में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको हम लोग बारी-बारी से इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल की खोज कब हुई, इसकी खोज किसने करी, इसी तरह मध्य पाषाण काल की और नवपाषाण काल की। तो जो पूरा पाषाण काल है, उसका जो काल निर्धारण किया गया है, वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और इसकी भारत में खोज 1863 में एक भूगर्भ शास्त्री थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने पल्लवरम नामक स्थान पर इसकी खोज की, ठीक है। और इसी साल इन्होंने 1863 में ही अतिरमपक्कम में डब्ल्यू किंग के साथ पुनः इस संस्कृति के उपकरण खोजे, ठीक है, जो कि हैंड एक्स था, ठीक है, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से सवाल कैसे आते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया कि पूरा पाषाण काल की खोज करने वाले जो रॉबर्ट ब्रूस हुक थे, ये कौन थे? तो उसमें आ जाता है कि इतिहासकार थे, भौतिक विज्ञानी थे, भूगर्भ शास्त्री थे, क्या थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये भूगर्भ शास्त्री थे। और दूसरा जो है, कभी-कभी पूछ देता है कि पूरा पाषाण काल की खोज किसने की? उसमें फुट का नाम ना देके डब्ल्यू किंग का नाम दे देता है। तो आप लोग ये भी याद रखिए कि जहाँ फुट का नाम नहीं रहेगा, अगर डब्ल्यू किंग है तो डब्ल्यू किंग जो है इस संस्कृति की खोज की है, ठीक है। और जो मध्य पाषाण काल है, इसकी खोज 1867 में जो विंध्य रेंज है उसमें C.L. कार्लाइल ने की, ठीक है, 1867 में। और मध्य पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है होडर माइकल वेस्ट्रूप ने किया है, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं तीसरे विभाजन पे, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय निर्धारण है वो 4,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक किया गया है। और इसके उपकरण भारत में सर्वप्रथम 1860 में उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी में लेमुनसियर ने प्राप्त किया था, ठीक है। और इस काल को, जो नवपाषाण काल है, इसको हम लोग खाद्य उत्पादन का काल कहते हैं। इस काल में मानव बड़े पैमाने पर कृषि कार्य करने लगा था, ठीक है। पशुपालक की जगह आप लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते मानव खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक बन चुका था, ठीक है। तो अभी तक हमने मानव विकास के क्रम को देखा और पाषाण काल का एक ओवरव्यू देखा कि पाषाण काल क्या है, पाषाण काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे जो पाषाण काल का हमने एक ओवरव्यू देखा, बस उसी से देख लें, इसका विस्तृत अध्ययन तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल की खोज किसने की, कब हुई, कहाँ से इसके उपकरण प्राप्त किए गए, किसने प्राप्त किया, ठीक है। जिस व्यक्ति ने पूरा पाषाण काल की खोज की उसका पेशा क्या था। इसी तरह मध्य पाषाण काल से आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी खोज कब हुई, ठीक है। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में नवपाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त किए गए कि मध्य पाषाण काल के। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले अगर किसी काल के उपकरण प्राप्त किए गए तो नवपाषाण काल के उपकरण थे, उसके बाद पूरा पाषाण काल के, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब डिफ्रेंसिएशन है जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको पढ़िएगा, फिर आप मेरी बातों से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। कल की क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल के जो विभिन्न चरण हैं और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया, चूँकि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ें धीरे धीरे और अच्छे से सामने आएंगी जब मैं थोड़ा फेमिलियर हो जाऊँगा, थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा। तो
लेकिन अभी मैंने आपको जो बताया वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी है। इसका मैं हस्तलिखित नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। तब आप मेरी बातों से अच्छे से कनेक्ट हो पाएँगे और अगली क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल के विभिन्न चरणों का और मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।